तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ध्यान भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर से जो आपका एक महत्वपूर्ण कोर करिकुलम है, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एज ए स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग, या फिर शिक्षण में जो रणनीति हम लोग का यूज़ करते हैं प्रदर्शन विधि का, उसका हम लोग आज यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, उसको यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है मैंने लिखा है, आप इसको बिल्कुल 500 वर्ड में भी आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही लिखा है। और वीडियो को जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अभी हमने अपना पेड बैच भी स्टार्ट किया है विद लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है वहाँ पर, और अभी काफ़ी अच्छे चल रहा है। लेकिन वहाँ पे अभी जो है हमने बैचेस क्लोज कर दिया है किसी नए एडमिशन के लिए। अभी जस्ट अब आपके इस मंथ के बाद जून में हम लोग वो बैच को दोबारा से नए बैचेस को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो नए बैचेस ज्वाइन करने के लिए, जो कि पेड बैचेस होंगे, इसके अलावा अगर आप पेड नोट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जैसे कि कोई भी एक टीचर होता है, कोई भी एक ट्रेनर होता है, तो जब भी वो किसी चीज़ को सिखाने का प्रयास करता है, आप एक ऐसे टीचर हैं, आप एक ट्रेनर हैं, तो आप जब अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को, अपने छात्रों को, अगर बोले अधिगमकर्ता को, अगर चीज़ें कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास में बहुत सारे टीचिंग एड्स होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं। इनकी मदद से, जैसे कि ब्लैक बोर्ड भी आपका शिक्षण सहायक सामग्री है, जैसे कि पेन, पेपर, ये भी आपके लिए शिक्षण सहायक सामग्री है। अब जब से आईसीटी आ गई, यानी कि शैक्षिक क्षेत्र में आपका शैक्षणिक तकनीकी आई है, जैसे कि प्रोजेक्टर, माउस, आपका एनिमेशन, वीडियो ग्राफिक्स, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, इस तरह से बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक टीचर के लिए एज ए टीचिंग एड ही काम करें, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में, यानी कि बच्चों को बेहतर तरह से पढ़ाने का जो टीचर का एक उद्देश्य है उसको करने में ये शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो हैं, आईसीटी हो, चाहे आपका पारंपरिक तरीके से यूज होने वाला ब्लैक बोर्ड हो, इन सारी चीज़ों से टीचर क्या करता है, अपने छात्रों को बेहतर तरीके से समझाता है। तो ये क्या हुई, ये जो अलग अलग तरीके से टीचर बच्चों को समझाने का प्रयास करता है, इसे हम बोलते हैं शिक्षण रणनीति या टीचिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि शिक्षण करने का, पढ़ाने का तरीका। अगर अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग बात करें तो शिक्षण करना यानी कि पढ़ाने का तरीका। तो पढ़ाने के बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग वीडियो दिखाकर, कुछ लोग फील्ड ट्रिप पर ले जाकर, कुछ लोग प्रयोग करके, यानी कि सीधा सीधा उस चीज़ को दिखाकर, या कुछ लोग उसकी थियोरी को समझाकर, उसके बारे में बताकर, अलग अलग उदाहरण देकर समझाते हैं। तो शिक्षण का प्रदर्शन जो होता है, यानी कि पढ़ाने का, हर एक टीचर के अनुसार, हर एक टीचर के व्यक्ति के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार कि आपको पढ़ाना क्या है, बच्चे को समझाना क्या है, उसके आधार पर भी अलग अलग जो शिक्षण रणनीतियाँ होती हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है, उसको लोग क्या करते हैं, अपना उपयोग में लाते हैं। यानी कि टीचर अलग अलग तकनीक का, अलग अलग तरीके का प्रयोग करता है बच्चों को सिखाने और समझाने के लिए। इन्हीं प्रक्रियाओं में सबसे प्रमुख और बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रभावशाली तरीका है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसे कि हम लोग बोलते हैं प्रदर्शन विधि। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि प्रदर्शन विधि मतलब कि इस विधि में शिक्षक जो पढ़ाना चाह रहा है, जो सिखाना चाह रहा है आपको, उसको प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करके, ताकि आप चीज़ को देख पाएँ, उसके साथ में चीज़ को समझने के लिए आप उसको काफ़ी देर तक देखें, समझें, अलग अलग दृष्टिकोण से उस पर ऊपर प्रश्न करें, तर्क करें, क्वेश्चन करें, जिससे कि आप उस विषय के बारे में ठीक से समझ पाएँ। तो ये होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन
मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। तो आइए पहले अर्थ को समझते हैं, फिर धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी आप जरूर किया करें, ताकि कुछ अगर अपडेट करना हो, कुछ मुझे चेंज करना हो अपने कंटेंट में तो वो मैं कर पाऊँ। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि प्रदर्शन शब्द यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है क्या। तो प्रदर्शन शब्द का अर्थ होता है किसी को एक डेमो देना या किसी को एक विशेष गतिविधि या अवधारणा का प्रदर्शन करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक प्रदर्शन किसी को चरण दर चरण प्रक्रिया में कुछ बनाना या कुछ करने की सिखाने की प्रक्रिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप। आप जब आपने देखा है, आप जैसे स्कूल में ही होता है, आपको अगर कोई काम करना होता है तो टीचर आपको बताता है कि पहला काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम ये करना है। जिस प्रकार से घर बनता है तो वहाँ पे आपको अगर घर बनाने का किसी को प्रदर्शन करके बताना तो बताएगा कि पहली ईंट रखनी है, फिर उस दूसरी के ऊपर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, इस तरह से करके आपको प्रदर्शित करके बताया जाता है। तो जो काम करना है, जो काम सीखना है आपको एक छात्र के रूप में, शिक्षक आपको क्या करते हैं, वो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टार्टिंग से, पहले स्टेप से, दूसरे स्टेप से, तीसरे स्टेप, यानी कि चरण दर चरण आपको बताते हैं कि कैसे कैसे इसको स्टार्टिंग से, बिल्कुल आरंभ से करते हुए इसको कंप्लीट करना है या किस तरह से इस चीज़ को करना है या सीखना है। तो ये होता है हमारा क्या, प्रदर्शन विधि, जिसमें कि हम किसी चीज़ को प्रदर्शित करके, दिखाकर, प्रेजेंट करके और स्टेप बाय स्टेप में, चरण दर चरण में आप उसको चीज़ को करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि प्रदर्शन कठिन सैद्धांतिक विषयों, अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। अब देखिए, इसका उपयोग इसलिए भी होता है कि कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे किताबों में बहुत सारी ऐसी आप बोलिए थ्योरी पढ़ते हैं जो कि समझने बड़ा कठिन लगता है। अगर आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे ऐसे न्यूटन के नियम है, अगर उसको सिर्फ थ्योरी में आप पढ़ते तो शायद कठिन लगता है, लेकिन आपके टीचर ने उसके संबंधित जो उदाहरण होते हैं, जैसे कि उन्होंने जब ये पढ़ाया आपको कि फल जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है, तो शायद आपको पहली बार में इतना समझ में भी नहीं आया होगा, ना ही उतना मनोरंजक लगा। लेकिन जब उस प्रयोग को आपने खुद किया या टीचर ने करके दिखाया कि जितनी भी चीज़ों को ऊपर से नीचे गिराया जाता है वो नीचे ही आती है, क्या कारण है, गुरुत्वाकर्षण। तो जब उस चीज़ को प्रदर्शित करके सिखाया जाता है तो आप ठीक से सीखते हैं, एक अधिगमकर्ता को ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि उसमें उसकी इंद्रियां शामिल होती हैं, जिसको बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन शामिल होते हैं। तो जब आँख, कान, नाक, ये सारी चीज़ें और भी जो माध्यम है हमारे, जब इन सारे चीज़ों का एक साथ किसी चीज़ के ऊपर फोकस होता है, केंद्रित करते हैं हम उसको, तो सीखना ज़्यादा बेहतर होता है। और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में यही खास बात है कि यहाँ पे आपकी सारी इंद्रियां जो होती हैं सक्रिय होती हैं, यानी कि आपके जितने भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो एक्टिव होते हैं। आप सुनते हैं, कान का प्रयोग कर रहे हैं, देखते हैं, आंखों का प्रयोग कर रहे हैं, बोलकर रिस्पॉन्स देते हैं, प्रश्न करते हैं, तो आप एक्टिव रहते हैं। तो ये फायदा है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। तो प्रदर्शन विधि को सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का होना आवश्यक है, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पर अभी देखेंगे। पहला है कि प्रदर्शन प्रक्रिया के दौरान जो प्रदर्शित की जाने वाली वही वस्तु है या जिस चीज़ को भी आप प्रदर्शित करें वो बिल्कुल थोड़े समय के लिए ना हो, उसको पर्याप्त समय देना चाहिए देखने वाले के लिए, जिसके सामने आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप बच्चे को कोई टॉपिक समझा रहे हैं, कोई मॉडल दिखा रहे हैं, मान लो ग्लोब के बारे में बता रहे हैं, कोई मैप आप दिखा रहे हैं, या कोई मान लीजिए मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन को आप मॉडल दिखा रहे हैं, तो उसको देखने के लिए बच्चों को समय दीजिए। बच्चे उसको देखें, समझें, उनको कुछ याद होना चाहिए, तब जाकर उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो जिस चीज़ का आप प्रदर्शन करते हैं उसका आपको पर्याप्त समय देना, ताकि लोग उसके ऊपर सोच सके, तर्क कर सके, उसको देखकर आपसे क्वेश्चन कर सके, वो खुद से क्वेश्चन कर सके, तब जाके उस चीज़ की समझ बढ़ती है। दूसरा, प्रदर्शन के दौरान प्रत्येक को अवधारणा, विचारों को समझने के लिए सरल भाषा और सरल उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। जब आप प्रदर्शन करें और आप किसी को उस चीज़ को दिखाकर जब आप समझाने का प्रयास करें, तो भाषा आपकी बिल्कुल सरल, और उदाहरण भी अगर आपके पास में है तो वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जिसको कि हम अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं देखते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, अगर मैं बताऊँ कि मानव मस्तिष्क का ये हिस्सा है हमको सोचने के लिए मदद करता है, तो मुझे उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप सोच रहे होंगे कि खाना कैसे खाएं, तो मतलब आपके उदाहरण भी सरल होने चाहिए, भाषा का प्रयोग भी सरल होना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिसको कि सामने वाला समझने में महसूस नहीं करता है, सरल नहीं महसूस करता, उसको आसान नहीं होता है। तो जब डेमोन्स्ट्रेशन हो, समझाने वाले को 2 बात का ध्यान रखना है, उदाहरण भी सरल हो और सरल भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। और तीसरी बात,
शिक्षार्थी को संदेह की स्थिति में या जो हम लोग दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके विषय में अगर कोई भी संदेह हो, कोई डाउट हो या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो, तो हमको उसको पूछने के लिए प्रेरित करना, हमको मोटिवेट करना चाहिए कि हमको बीच बीच में बोलना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं और चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आप पूछते होंगे भी शायद कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको कुछ डाउट तो नहीं है। तो इस तरह से हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। और अगर आपका क्लासरूम का वातावरण एक सहगामी बोलते हैं ना कि एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण ऐसा माहौल है जहाँ बच्चे खुलकर आपसे प्रश्न कर सकते हैं, खुलकर अपनी बातों को आपके सामने रख सकते हैं, और आप भी तैयार रहते हैं उनको सीखने के लिए, सुनने के लिए और उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो ऐसे वातावरण में लोग किसी भी क्वेश्चन को या किसी चीज़ के जिसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसको अगर कोई कठिनाई महसूस कर रहा है उसको समझने में, तो बच्चे या अधिगमकर्ता या लर्नर फिर आपसे वापस पूछता है। तो बताई जाने वाली प्रक्रिया के दौरान जब लोग एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, फिर उसको प्रश्न का जवाब उनको मिलता है, तो वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। तो 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी वो हमने यहाँ पर देख ली। प्रदर्शन विधि की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहला कि प्रदर्शन विधि के दौरान प्रदर्शित किए जाने वाली विषय वस्तु को सरल तरीके से समझाया और किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना कठिन तरीके से आप कर दें कि सामने वाले कुछ समझ में ही ना आए। तो जब आप छात्र को देख रहे हैं तो जो बच्चा सीख रहा है या जो सीखने वाला है उसको बिल्कुल सरल तरीके से और बिल्कुल सरल माध्यम का इस्तेमाल करना, सरल उदाहरणों का आपको इस्तेमाल करना चीज़ों को समझाने के लिए। दूसरा, विषय को प्रदर्शित करते समय सभी छात्रों के ऊपर ध्यान देना। ऐसा नहीं करना है कि जो लोग इंटरेस्ट ले रहे सिर्फ आप उनको ही बताएं, या फिर जो लोग नहीं सुन रहे उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आगे की पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के ऊपर आप ध्यान दे रहे, फोकस कर रहे। आपका ध्यान, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जितने लोग सीखने आए हैं या जो भी सीखने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट हो या लर्नर हो, अधिगम करता हो, वो सारी लोग जो हैं, जो चीज़ आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो चीज़ आप प्रदर्शित कर रहे हैं, जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं प्रदर्शन के माध्यम से दिखाकर, सबका ध्यान होना चाहिए। अब इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे टीचिंग एड्स का, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट भी बने। अगर आप सिर्फ पढ़ाएंगे बोर्ड पर तो हो सकता है पीछे वाले बच्चे ध्यान ना दें, लेकिन अगर आप वीडियो का प्रयोग करें, एनिमेशन का प्रयोग करें, प्रोजेक्टर का प्रयोग करें, तो क्लास का हर एक बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा, उसका ध्यान केंद्रित रहेगा और हर बच्चे के ऊपर आपकी बात का प्रभाव भी पड़ेगा और चीज़ों को वो समझ भी पाएंगे। अगला है प्रश्न पॉइंट 3, प्रदर्शन के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जो चीज़ हम उनको प्रदर्शित करके समझाना चाह रहे हैं, मान के चलो आज मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि मान लो आप एक टीचर है और आप बच्चे को बताना चाहते हैं कि 2+2 जोड़ का नियम है, तो मुझे क्लास में ये चीज़ प्रदर्शन करके ये सिखाने से पहले मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं जो उदाहरण दूंगा, जो चीज़ें मैं प्रदर्शित करूँगा, उससे बच्चे सीखेंगे क्या। उससे पहले सिखाना क्या है और किस तरह से सिखाना, हर एक चीज़, उद्देश्य भी कि आपको सिखाना क्यों है, सीखने के बाद आपको परिणाम क्या मिलेंगे, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य दोनों पहले से निर्धारित है। उद्देश्य क्या है कि बच्चे आज की मेरी प्रदर्शन विधि से, आज की मेरे प्रदर्शन विधि के माध्यम से जो मैं सिखाऊंगा उससे जोड़ के नियम को सीख लेंगे। और लक्ष्य क्या रहेगा, जब वो सीख लेंगे तो उसको अपने जीवन में आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में उसका इस्तेमाल भी करके अंक ले आएंगे, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में दुकान पर, व्यापार में, कहीं पर भी उसका इस्तेमाल भी करें। आगे बढ़ते हैं। पहले से ही ये आपका सुनियोजित होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रदर्शन विधि करते वक्त आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको कैसे कैसे करना, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा सबसे पहला काम क्या होगा जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, आपको कौन सा मॉडल यूज करना, कौन सा प्रोजेक्टर वीडियो यूज करना है कि नहीं करना, आज सिर्फ चार्ट से बताना है या सिर्फ बोर्ड पर आपको ड्रॉ करना है, बोर्ड यूज करना है कि नहीं करना, मतलब आपको सब क्लियर होना चाहिए, पहले से आपका सब कुछ तैयार होना चाहिए कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ना हो कि प्रदर्शन के दौरान आपको पता ही ना हो कि मुझे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है या मुझे किस तरह से टॉपिक को आगे बढ़ाना है लोगों को समझाने के लिए। तो आपको एक सुनियोजित तरीके से, प्री डिफाइंड मेथड में आपको अपना डेमोन्स्ट्रेशन को करना है। आप जिस तरह से कि पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में क्या होता है, शुरुआत में इंट्रोडक्शन होता है, हीरो आता है, उसके जीवन की बात समझते हैं, फिर उसको परेशानी होती है, फिर वो विलन से लड़ता है और आखिरकार जो है विलन के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त करता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप तरीके में होता है। आपको भी इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके में करना है। तो आपको कुछ भी बिना रणनीति के नहीं करना। आपको जो क्लास लेनी है आज, उसकी तैयारी आप कल करेंगे, उसके लिए रणनीति आप पहले बना लेंगे। किस तरह से आप पूरे 30 मिनट आप पढ़ाने वाले हैं उसकी सुनियोजित तरीके से तैयारी आप कर लेंगे।
और महत्वपूर्ण बात है कि प्रदर्शन से पहले अभ्यास, पूर्वाभ्यास और जरूरत पड़े तो जो चीजें आपके पास है, जो चीजें आप बताने वाले हैं, उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी करिए, चेंजेस भी कर लीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो कि नोट होंगे आपके बिल्कुल पेड, उसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेड नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको नोट्स जो है इस तरह से तो मिल ही रहे हैं। प्रदर्शन विधि के कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं, यानी कि स्टेप्स होते हैं। पहला, प्रदर्शन विधि की योजना की तैयारी और सक्रिय तैयारी। अच्छे प्रदर्शन के लिए उचित योजना की आवश्यकता होती है और एक अच्छे प्रदर्शन के लिए हमें कुछ निम्नलिखित बातों का, कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है? विषय वस्तु की तैयारी के माध्यम से हम पाठ का नियोजन कर सकते हैं। क्या पढ़ाना है उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाना है वो तैयारी पहले, किन चीज़ों के माध्यम से पढ़ाएंगे ये भी तैयारी हमारी पहले होनी चाहिए। दूसरा, प्रदर्शन से संबंधित उचित सामग्री का संग्रह, मतलब जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक, अगर मान लीजिए आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे पास में कुछ शिक्षण सहायक सामग्री आवश्यक रूप से होनी चाहिए। पहला, उसका एक चार्ट होना चाहिए, अगर उपलब्ध हो तो एक प्लास्टिक का या रेडीमेड जैसा भी आपका एक मॉडल होना चाहिए, छड़ी होनी चाहिए, लाइट होना चाहिए, मतलब जिससे कि बच्चे उसको देख रहे समझ से। तो जो आपको बताना है वो सारी चीज़ों को, उन सारी रिसोर्सेज का, सामग्री का आपको पहले से इंतजाम करके रख लेना है। वास्तविक डेमो से पहले आप प्रदर्शन का खुद भी अभ्यास कर लें। तो जो चीज़ें आप खुद बच्चों को बताने वाले हैं उसका अभ्यास जरूर कर लें। और शिक्षक को पाठ को सूक्ष्मता और बहुत ही गंभीरता से, जो टॉपिक आप बच्चे को खुद समझाने वाले हो, पहले आप उनको खुद भी समझ लो। मतलब अगर आप पाचन तंत्र के बारे में बच्चों को समझाने वाले हो तो आपको उसके बारे में हर एक बात पहले से खुद भी पता होनी चाहिए। दूसरा, पाठ का परिचय। शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करना चाहिए कि उन्हें प्रदर्शन के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है। मतलब जो बात आप अभी पढ़ाने वाला, अगर मैं मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाना चाहता हूं तो उससे पहले मुझे बच्चों को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार करना है कि अब वो मानव पाचन तंत्र से संबंधित कुछ नया और रोचक जानने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ खास बातों का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक बच्चा और उसके सीखने की जो गति होती है वो अलग होती है, यानी व्यक्ति अपने आप में हर एक लर्नर अलग अलग होता है, तो व्यक्तिगत अंतर का ध्यान रखना। दूसरा, आपको ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ की बच्चे ठीक से सीखें और पूछें। बच्चों को एक अच्छा अनुभव, जो विषय आप पढ़ाएंगे उससे उनके जो पुराने अनुभव, अगर उनको कुछ गलत बातें उसके पास, अगर मानव पाचन तंत्र के बारे में उनको कुछ गलत पता है तो जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो उससे उनकी वो गलत धारणाएं जो है दूर होनी चाहिए। जैसे कि हमको पता होता है बचपन में कि मानव पाचन तंत्र का काम होता है कि खाना खाया और बस पेट में गया और वो डाइजेस्ट हो जाता है, पाचन हो जाता है, बस इतना ही पता होता है। उनको लगता है पेट के अंदर एक मशीन है, ऐसा भी कुछ अवधारणा होती। तो इस तरह की गलत अवधारणा दूर होनी चाहिए जब आप मानव पाचन तंत्र का प्रदर्शन विधि के माध्यम से उनको शिक्षण करेंगे। तो गलत अवधारणाएं दूर हो, अच्छी और सही बातें उनको पता चलें और जो बात उनको पता चले उससे वो अपनी जानकारी को और बेहतर कर पाएं, अपने जीवन में और इस्तेमाल कर पाएं, इसके योग्य आपको उनको बनाने का प्रयास करना है। पाठ की शुरुआत को कुछ सरल और रोचक प्रयोगों से किया जा सकता है। कुछ उदाहरण आप ऐसे लीजिए, बहुत सी सामान्य घटनाएं जो आंतरिक होती है, मतलब ऐसा कुछ एग्जाम्पल लीजिए जो बच्चा देखता है, सुनता है, अपने जीवन में समझ पा रहा है। तीसरा है विषय वस्तु की प्रस्तुति। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि जो बातें आप जो है उनको सिखाने वाले हैं उसकी प्रस्तुति जो है आपकी बिल्कुल सरल होनी चाहिए। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से और एकदम सुनियोजित तरीके से करना है। जो आप सिखा रहे हैं, जो चीज़ें आप बच्चों को सिखा रहे हैं, यानी कि चिंतन करा रहे हैं, जो चीज़ें आप बताएंगे, बच्चा उसके ऊपर सोचना चाहिए। मानव पाचन तंत्र का जब आप उदाहरण देंगे या मॉडल दिखाएंगे तो बच्चा उसको देख के क्वेश्चन करना चाहिए, खुद से भी और आपसे भी। तो चिंतन की प्रक्रिया, क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्टार्ट होनी चाहिए बच्चे के अंदर, उससे उसकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, उसको जो भी डाउट था वो सामने आना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी या विद्यार्थी को कुछ इस प्रकार से पढ़ाए कि उसका पिछला ज्ञान अभी जो आप पढ़ा रहे हो उस ज्ञान से मेल खाए, जुड़े और उसके ज्ञान में बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे प्रदर्शन का अवसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जिनको हम सिखा रहे हैं, जिनको हम बता रहे हैं, उनके स्तर का भी हमको ध्यान रखना है। प्रदर्शन तालिका छात्र के स्तर पर और जरूरतों के अनुसार होनी चाहिए। जो बात आप बताना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में हर एक बच्चे को जानना चाहिए।
डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में हर बच्चे को जानना चाहिए। लेकिन जब आप क्लास 2 के बच्चे को जो उदाहरण देकर समझाओगे वही उदाहरण आप क्लास 10 के बच्चे को नहीं दे सकते। जिस तरह से क्लास 10 के बच्चे को आप बता रहे हो उस तरह से क्लास 2 के बच्चे को नहीं बता सकते, क्योंकि क्लास 2 का बच्चा समझेगा नहीं। और जिन उदाहरण से आप क्लास 10 के बच्चों को और क्लास 2 के बच्चे को बता रहे हो उससे अगर आप क्लास 10 के बच्चे को उदाहरण से समझाओगे तो उनके लिए वो बहुत ही बचकाने उदाहरण होंगे। तो स्तर समझना है, किसको क्या नॉलेज देनी है, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको जो है अपने प्रदर्शन को मेंटेन करना है, उसको आपको नियोजित करना है। दूसरा, प्रदर्शन साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल रुचि के अनुसार होना चाहिए, और जिस विषय पे आप बताना चाह रहे हैं, जिस विषय का आप प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, उससे आप जो बात सिखाना चाह रहे थे उसका मेल जोल होना चाहिए। मतलब कि अगर आप मानव पाचन तंत्र को सिखाने वाले हैं, आप चाहते हैं कि आज की क्लास से बच्चे जो है मानव पाचन तंत्र के बारे में समझ जाएं, तो आपका प्रदर्शन, आपके मॉडल, आपके उदाहरण, आपके रिसोर्सेज सब जो है मानव पाचन तंत्र पर ही केंद्रित होने चाहिए, या उससे जो शिक्षा मिले वो मानव पाचन तंत्र के बारे में अधिक से अधिक मिले। दूसरा, शिक्षण सहायक सामग्री का उचित चयन। अब मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आप उनको बोर्ड पर भी बता सकते हैं, कुछ चीज़ें होंगी जो आप उनको ब्लैक बोर्ड पर नहीं बल्कि मॉडल के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से बता सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको कि आप फील्ड ट्रिप के माध्यम से, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब आप पढ़ाते हो कि कुतुब मीनार यहाँ पर है, या आपके आसपास की किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताने का प्रयास करके वो झरना हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, या हमारे शहर में जो है एक प्राचीन मंदिर है, ऐसा कुछ अगर आप किताबों में पढ़ा रहे हो तो शायद बच्चे उसको ठीक से समझ नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाएंगे, नहीं याद रहेगा। अगर आप उसको फील्ड ट्रिप पे ले जाते हो तो आप देख रहे हो कि बच्चे एक बार जाते हैं, उसको देखते हैं, समय बिताते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, और अंततः आप देखेंगे पूरे जीवन के लिए वो चीज़, फील्ड ट्रिप पे गए हैं तो उसको वो चीज़ को पूरी तरह याद है। कुतुब मीनार के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, लेकिन आप एक बार याद करिए, अगर आप किसी मॉन्यूमेंट को, किसी आप इमारत को देख लेते हैं तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और आपके जीवन में वो अमिट छाप छोड़ जाता है। तो इस तरह से जैसा आवश्यकता हो वैसे शिक्षण सहायक सामग्री का, जरूरत हो तो फील्ड ट्रिप पे ले जाइए, जरूरत हो तो मॉडल दिखाइए, जरूरत हो तो वीडियो दिखाइए, जरूरत हो तो दोनों चीजों का इस्तेमाल, ऑडियो वीडियो वाले मूवीज दिखाइए। आप अपने अनुसार से बच्चों की क्षमता के अनुसार और बच्चों की आवश्यकता, जिस चीज को आपको बताना है वो कौन से तरीके से बेहतर समझाया जा सकता है, उसका आपको चुनाव करते हुए शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना। इंपॉर्टेंट बात और है, प्रदर्शन का आपको आखिर में मूल्यांकन भी करना। अब आप सिखा तो रहे हो, आप डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहे हो, आप मॉडल तो दिखा रहे हो, आपको इस बात को वापस से चेक भी करना है, इसका मूल्यांकन भी करना है कि भाई जो मैं सिखा रहा हूँ वो सही में इतना उपयोगी है भी कि नहीं, बच्चे उससे सीख भी रहे हैं कि नहीं, और अगर सीख रहे हैं तो किस हद तक उनको फायदा मिला है। तो आप इसका मूल्यांकन कैसे करोगे? बच्चों से वापस प्रश्न करके, बच्चों का उसके ऊपर से जिस विषय को आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने जिनका प्रदर्शन विधि से उनको शिक्षण किए, उसके ऊपर आप छोटा सा टेस्ट ले लो, उनसे प्रश्न कर लो, तो आपको उनसे फीडबैक के माध्यम से, बच्चों से उनके टेस्ट के माध्यम से, अपने रिकॉर्ड वीडियो या जो भी चीज़ आपने पढ़ाई उसकी वापस से रिकॉर्डिंग को चेक करके आप देखिए कि अब मैं जो पढ़ा रहा था वो कितना प्रयोग था, कितना उपयोगी था। इस तरह से आप उसका आकलन भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे देखेंगे प्रदर्शन विधि के गुण। देखिए दोस्तों, प्रदर्शन विधि एक टीचर के रूप में जब आप शिक्षण विधि में आप प्रदर्शन मेथड का यूज़ करते हैं, प्रदर्शन विधि का, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना। यह एक छात्र को विषय की गहरी समझ देने में मदद करना चाहिए। अगर आप मॉडल दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, एनिमेशन दिखा रहे हैं या फील्ड ट्रिप पर ले जा रहे हैं, तो उससे छात्र को समझ आना चाहिए, जो वो जानता था पहले से या जो उसको डाउट था वो क्लियर होना, यानी कि उसकी समझ बढ़नी चाहिए और अच्छे स्तर से बढ़नी चाहिए। दूसरा, ये छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मदद भी करना चाहिए। अब जो आप बता रहे हो उसको सीखने में मदद करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन से ऐसा ना हो कि और कन्फ्यूजन हो जाए, ऐसा ना हो कि आपने पाचन तंत्र का मॉडल दिखा दिया और बच्चा और कन्फ्यूज हो गया, बल्कि मॉडल देखने के बाद उसको अब और इंटरेस्ट आना चाहिए ऐसे विषयों में, ऐसे सब्जेक्ट में, विज्ञान में या पाचन तंत्र को और बेहतर तरीके से समझने के लिए उसकी रुचि जगनी चाहिए। तो प्रक्रिया में टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो और सहायक हो जाना चाहिए और अच्छा हो जाना चाहिए। दूसरा, यह अस्थायी सीखने की ओर ले जाना चाहिए, मतलब परमानेंट लर्निंग हो जाए। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप प्रदर्शित करके सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे बच्चा परमानेंट रूप से सीखे, ऐसा होना चाहिए आपका प्रदर्शन। अगर मैं कुतुब मीनार ले गया हूँ तो क्यों ले गया हूँ कि बच्चा अगर एक बार कुतुब मीनार देख लेगा, ताजमहल देख लेगा, कोई मंदिर देख लेगा, कोई नदी देख लेगा, तो उसको परमानेंटली याद रहेगा।
तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का उद्देश्य ही यही होता है कि उस चीज को आजीवन के लिए आप जो है, या कम से कम बहुत ही गहराई से, अगर 100% नहीं आप समझ पाए तो 90-95% उस चीज को आपको समझ लेना चाहिए और आप उसका इस्तेमाल करने योग्य होना चाहिए। यह बच्चों में चिंतनशीलता के सिद्धांतों को मतलब उत्पन्न करने योग्य होना। जो चीज़ आप सिखाएं बच्चों के दिमाग में उसके संबंध में क्वेश्चन आने चाहिए, बच्चे उसके संबंध में प्रश्न करने चाहिए, बच्चों के अंदर उसके संबंध में सोच बढ़नी चाहिए, उसके बारे में अलग अलग प्रश्न उसके दिमाग में है जिसके कि वो समाधान ढूंढे और जिससे कि उनका विषय के प्रति और समझ बढ़े। प्रदर्शन विधि से बच्चों के बीच में विषय के प्रति रुचि भी पैदा होनी चाहिए। अब अगर एक बार बच्चे को मॉडल, एनिमेशन, फील्ड ट्रिप या कुछ भी आप करके अगर प्रदर्शन विधि से पढ़ा रहे हो, तो अगर उसको अच्छा लगेगा तो आगे से वो आप जिस विषय में पढ़ा रहे हैं या जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, आप देखोगे आगे से और उत्साह के साथ और इंटरेस्ट के साथ वो इस विषय को पढ़ने के लिए आपकी क्लास में इंटरेस्ट लेगा, तो विषय में उसकी रुचि भी बढ़ेगी। अगर आपका प्रदर्शन विधि अच्छा है, आप जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो वो सही है, बच्चे के हिसाब से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो देखेंगे आप कि बच्चा आगे से बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहा है। आगे देखेंगे, ये छात्रों में खोज की भावना, यानी कि रिसर्च करने की भावना, खोज की मतलब चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझने की भावना को विकसित करने वाला होना चाहिए। और दूसरा, ये छात्रों को अधिकतम शिक्षा प्रदान करने वाला भी होना चाहिए, यानी कि जो आप डेमोन्स्ट्रेशन करें इससे बच्चों को कुछ ज़्यादा, मतलब कि जो आप सिखा रहे हैं उससे उनको लाभ मिलना चाहिए। जो बच्चा आमतौर पे जो सीखता है उससे उसको ज़्यादा सीखने का अवसर यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों जो कि आपको समझना चाहिए। ये बिल्कुल 10 नंबर में आप माफ़ करिएगा 15 नंबर के क्वेश्चन में आएगा आपका ये क्वेश्चन, तो आप आराम से इसी तरह से हूबहू लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको आंसर लिखना भी बताऊंगा, कितना लिखना वो भी बताऊंगा, किस तरह से लिखना है वो भी बताऊंगा। तो आपको जब 15 नंबर के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। इसका वीडियो आप देख चुके हैं, अगर इसका PDF या इस तरह की चीज़ें चाहिए तो आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की आपको नोट्स जो है ये बैच ज्वाइन करने के बाद अवेलेबल हो जाएगा। तो चैनल पे बने रहें, लाइक करें वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तो आगे जब भी वीडियोस आएंगे आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।